कल रात को क्या हुआ, आप जाओगे टीवी पे देखोगे। कल रात को संसद में, इधर उधर नहीं, लोकसभा में एक इनके बीजेपी के मेंबर ने एक दूसरे लोकसभा के मेंबर, साधारण आदमी नहीं, हमारे आप जैसे लोग नहीं, ये एमपी लोग हैं, दानिश अली एक मेंबर हैं लोकसभा के, उनको क्या क्या शब्द बोले हैं लोकसभा में खड़े होके टीवी पे सबके सामने। रमेश बिधूड़ी जो यहां पे एमपी हैं, उसने दानिश अली को कहा भड़वा है, मुल्ला है, उग्रवादी है, आतंकवादी है, कटवा है, ये सब लोकसभा में बोल रहे हैं। कोई इज्जत बची है देश के अंदर? कोई शर्म बची है इस देश के अंदर? जब आपके मिनिस्टर खड़े होके सड़कों पे बोलते हैं, गोली नारे लगवाते हैं ना, गोली मारो सालों को, जब आप गोली मारो के नारे लगवाते हो, जब आप जनता को ऐसे भड़काते हो, तब यह स्थिति आती है कि लोकसभा के अंदर भी इस तरह की बातें होती हैं। अब इस स्थिति में देश पहुंच गया है कि अब इस देश को खड़े होके कहना पड़ेगा कि बस, बहुत कर लिया तुमने नाटक, बहुत कर लिया तुमने भड़काने का खेल। ना हिंदू ना मुसलमान, सिर्फ जवान और किसान, बस वो बात करें। हमें तो इस देश के लोगों की सच्चाई सामने लानी है और सबको मिलके खड़ा होना है। ये सारा हिंदू मुसलमान का खेल इसलिए खेला जा रहा है कि आपको बेरोजगारी दिखाई ना दे, महंगाई दिखाई ना दे, अडानी की संपत्ति दिखाई ना दे, अपनी गरीबी दिखाई ना दे, कोविड के अंदर कितने लोग मर गए दिखाई ना दे, ऑक्सीजन क्यों ना मिली दिखाई ना दे। इसके लिए सारा हिंदू मुसलमान का खेल इस देश में खेला जा रहा है। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई मेरे घर में आए, मुझ में और मेरे भाई के अंदर झगड़ा करवाए, इसके कानाफूसी करे कि देख तेरा बड़ा भाई कितना खराब है, मुझे बताए कि छोटा भाई तो तेरे को लूट के ले जाएगा, और अगर मेरी मां बैठी हो वहां पे, क्या कहेगी कि सबसे पहले तो इस आदमी को घर से निकालो, ये मेरे दो बेटों में लड़ाई करवा रहा है, दो बेटों को भड़का रहा है एक दूसरे के खिलाफ, मेरा घर तोड़ने की साजिश कर रहा है, ये इस घर का दुश्मन है, आगे से खबरदार इस घर के अंदर पांव रखा तो। बोलेगी ना मां ऐसे? आज भारत मां के सामने क्या हो रहा है आप सोचिए। आज अगर भारत मां हो तो क्या देखेगी कि दो मेरे बच्चे हैं, हिंदू और मुसलमान, और इन दोनों के बीच में जहर डाला जा रहा है, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा रहा है, दोनों के अंदर नफरत और हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही है, और इस तरह से इनकी लार लपकती है कि बस मेवात है, मेवात में कुछ हो जाए तो मजा हो जाए, ना हो पाया, चल एक और यात्रा निकालो, चलो इसी में कुछ होगा, चलो कुछ तो करवाओ। इतनी बेशर्मी से इस वक्त कोशिश हो रही है कि देश में कहीं कोई चिंगारी तो निकले, फिर उसको लेके पूरे देश में आग लगाएंगे, मजा आएगा। ये सारा खेल है घर में आग लगा के रोटी सेकने का खेल है, और इसलिए हमें वो करना है जो भारत मां करती, जो मां कोई भी करेगी। क्या करेगी? कान पकड़ के निकालेगी, कहेगी खबरदार इस घर में आगे से मत आना। यही बात हमें इन्हें कहने की जरूरत है कि तुम इस देश में आग लगा रहे हो, तुम इस देश में भाई भाई में, बहन बहन के अंदर तुम हिंसा कर रहे हो, झगड़ा फैला रहे हो, नफरत कर रहे हो। तुम देश प्रेमी नहीं हो, तुम देशद्रोही हो। ये होते हैं देशद्रोही असली। जो घर में झगड़ा करवाए वो सबसे बड़ा घर का दुश्मन है, और ये काम ये लोग कर रहे हैं। आज अगले 1 साल के अंदर इस देश की अगले 50-60 साल तक के लिए किस्मत लिखी जाने वाली है। उसमें क्या काम कर सकते हैं ये हमें तय करना है। घर बैठ सकते हैं, लेकिन अगर घर बैठे रहे तो कभी ना कभी हमारा बच्चा, पोता, नाती, भांजा, भतीजा पूछेगा
चाची, नानी, दादी, ये 2024 में जब पूरे देश में ये हो रहा था, उस टाइम आप क्या कर रही थी? और कोई कहे नहीं बेटा घर में बड़े काम थे, मकान की मरम्मत करानी थी उन दिनों। तो कोई कहे कि नहीं बिजनेस में थोड़ा बिजनेस बढ़ा रहा था। तो लोग पूछेंगे अच्छा, पूरे देश का भविष्य का फैसला हो रहा था और आपको अपने मकान के भविष्य से फालतू कुछ ना दिखाई दिया? ये बात पूछेगी आने वाली पीढ़ी हमसे। इसलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे सामने है। और जिम्मेवारी क्यों है? क्योंकि आज जो लोग इस देश को चला रहे हैं वो इस देश का सत्यानाश कर रहे हैं। और उस सत्यानाश पे आपकी मेरी नजर ना जाए, आपकी और मेरी आंख में धूल झोंकने के लिए आग लगा रहे हैं, ताकि हम सारे आग की तरफ देखते रहें और पीछे जो बर्बादी हो रही है उस पर हम लोगों का ध्यान न जाए। और सारा भोंपू इनके पास है। ये टीवी वाले क्या है? भोंपू हैं इनके, और क्या है? सारे भोंपू इनके पास हैं, सारे लाउड स्पीकर इनके पास हैं। सच बेचारा कम है, भोंपू ये लगाए जा रहे हैं। भोंपू ये है कि देश का इतना विकास हो रहा है। भाई इतने सब बैठे हैं, साधारण लोग बैठे हैं, मुझे बेहद खुशी हुई। सिर्फ इसलिए नहीं कि इतने सब लोग आए हैं, बल्कि वो लोग आए हैं, उस परिवार के लोग इस कमरे में आए हैं जो कमेरे लोग हैं। यहां पे दिल्ली देहात के लोग आए हैं, यहां झुग्गी और बस्ती के बहनें आई हैं, यहां हाथ से काम करने वाले लोग आए हैं। और हम लोगों का तो नारा ही ये है, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। ये कोई नेता लोग देश नहीं बनाते हैं, मजदूर किसान इस देश को बनाते हैं। आज वो लोग बैठे हैं। तो जब हमें कहा जाता है देश का विकास हो रहा है, किसी दिल्ली के साधारण व्यक्ति से पूछो कि भाई देश का तो विकास हुआ, तुम्हारे परिवार की क्या स्थिति है? नहीं जी खराब है। अच्छा सब कुछ ठीक था? नहीं जी कोविड के अंदर तो एक बंदा चल बसा। अच्छा घर का गुजारा हो रहा है? कि जी कमाल कर रहे हो, कैसे गुजारा हो रहा है? टमाटर का रेट नहीं पता आपको, कड़वे तेल का रेट नहीं पता, गैस का रेट नहीं पता, क्या गुजारा हो रहा है? अच्छा घर में रोजगार तो सबको है ना? भाई साहब कमाल कर रहे हो, जवान लड़के दो यहां पे बैठे हुए हैं बगैर काम के, और आप कह रहे हो रोजगार है। पूछो कि सब कुछ सुख चैन शांति तो है? कहेंगे जी दिल्ली में तो दंगा हो गया, आप क्या सुख चैन शांति की बात कर रहे हो? तो भाई कमाल की बात है, लोगों के पास घर में खाने को पूरा नहीं, महंगाई उनको खाए जा रही है, बेरोजगारी सर पे चढ़ी हुई है, लोग डरे हुए हैं, महिलाओं के खिलाफ हर चौथे दिन कोई ना कोई ऊटपटांग हरकत की खबर आती है, लेकिन देश का विकास हो रहा है, देश बड़ा अच्छा है। भाई हम लोगों से बाहर कौन सा देश है? अगर हम सब लोगों की यह हालत है तो देश की हालत अच्छी कैसे हो सकती है? देश की हालत पता है कहां अच्छी है? देश की हालत टीवी के पर्दे पे बड़ी अच्छी है, बस वहीं अच्छी है देश की हालत। टीवी पे इनका भोंपू बजाने वालों की हालत बड़ी अच्छी है और दिन रात बजाते रहते हैं इनका भोंपू। मगर जिसे कहते हैं ना झूठ के पांव नहीं होते, जनता को पता लग जाता है। इतना झूठ बोलोगे, कुछ झूठ होता है जो जनता को पकड़ में नहीं आता। अब हमें बैठा हुआ कोई टीवी के ऊपर दिखा दे कि भाई चीन का मुकाबला हुआ, चीन के दांत खट्टे हमने कर दिए, चीन को ये कर दिया वो कर दिया, तो हम घर बैठे विश्वास कर लेते हैं भाई किया ही होगा, अच्छी बात बता रहे हैं। हुआ ये नहीं है, हुआ ये है कि पिछले 2.5-3 साल में हमारी 1000 किलोमीटर
1000 किलोमीटर मतलब जितनी पूरी दिल्ली है उससे ज्यादा जमीन पे चीन ने कब्जा कर लिया है। चीन ने हमारे देश के अंदर आके अपने गांव बसा लिए हैं। लेकिन सरकार कहती है चीन का मुकाबला कर दिया, चीन को हमने ये कर दिया वो कर दिया। चलो भाई, साधारण आदमी विश्वास कर लेता है किया ही होगा जी, मैं कौन सा लद्दाख गया हूं, किया ही होगा आपने। लेकिन जब यह बताया जाता है कि सबको रोजगार मिल गया, तब साधारण व्यक्ति कहता है भाई इतना झूठ मेरे से मत बोलो, ये तो मेरे को घर में दिख रहा है। जब कहते हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो साधारण व्यक्ति कहता है मुझे भी दिख रहा है जी कि कितनी अच्छी है। एक तो टीवी वालों की स्थिति अच्छी है, टीवी पे स्थिति अच्छी है, और दूसरी किसकी अच्छी है? प्रधानमंत्री जी के कुछ दोस्त हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। एक हैं जिनका नाम है गौतम अडानी। याद है लॉकडाउन हुआ था दिल्ली में 3 साल पहले, हर एक को याद होगा। दिल्ली बंद हो गया था, पूरा देश बंद हो गया था। हर घर की क्या हालत थी तब याद है? अच्छे अच्छे घर में खाने की दिक्कत हो गई थी। सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चल चल के लोग बिहार यूपी अपने अपने घर में जा रहे थे। हर घर की स्थिति थोड़ा खराब हुई ना उस टाइम पे। पूछ लूं, वैसे मैं यहां पे सब लोग बैठे हुए हैं, अपने अपने घर परिवार की बात सोचना कि 2 साल के करीब लॉकडाउन चला, कुल मिला के टुकड़ों टुकड़ों के अंदर 2 साल लॉकडाउन चला। उस 2 साल में कितने लोग थे जिनके घर की स्थिति जैसी भी थी पहले से थोड़ी सी खराब हुई? जरा हाथ खड़ा करके बताना कितनों की स्थिति खराब हुई? कि जी सबकी खराब हुई। कुछ ने तो 2 हाथ खड़े कर दिए कि बहुत खराब हुई। अच्छा, वैसे ईमानदारी से बताना कितने परिवार थे जिनको उस 2 साल के अंदर मजा आ गया और स्थिति बहुत अच्छी हो गई जिसकी? एक तो मेरा भाई मिल गया जिसकी स्थिति अच्छी हुई है जी, अपनी स्थिति अच्छी हुई। वाह 2-3 कोटी। लो, ये एक भी अच्छा सच्चा केस ना निकला। अब आपको मैं गौतम अडानी की कहानी बताता हूं। जिस दिन इस देश में लॉकडाउन शुरू हुआ, गौतम अडानी की कुल संपत्ति थी 66,000 करोड़ रुपया। अब इतना बड़ा अमाउंट तो हमारे सर के बाहर से निकल जाता है, तो आप 66,000 मान लो, कम से कम वो हमारे दिमाग में तो अटक जाएगा। 66,000 करोड़ तो मतलब मेरे समझ से ही सर के ऊपर से निकल जाता है। तो करोड़ को अपनी जेब में रख लेंगे, समझ लो 66,000 रुपए थे उसके पास जिस दिन देश में लॉकडाउन शुरू हुआ। 2.5 साल में, जिस दौर में हम सब ने हाथ उठा के कहा कि हमारे घर की हालत थोड़ा सा तो खराब हुई, किसी की ज्यादा खराब हुई, किसी की कम खराब हुई, किसी के घर में कोई अस्पताल में चला गया तो प्लॉट बिक गया, कुछ भी हो गया, और कुछ ना हुआ तो कम से कम घर में 2-4 चीज अपने को कमी करनी पड़ी। बच्चे को कहना पड़ा ना, जरा एक बार बेटा दोबारा नौकरी शुरू हो जाने दे, फिर उसके बाद देखेंगे। सबको करना पड़ा। उस 2.5 साल में गौतम अडानी की संपत्ति 66,000 करोड़ से बढ़कर 14 लाख करोड़ हो गई। सोचो, ये तो समझ नहीं आएगा करोड़, मैंने कहा इतना ही सोच लो, 66,000 से बढ़ के 14 लाख हो गई। सारा देश जा रहा था डाउन, और ये एक आदमी अप 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 अप, मतलब वो अपना हाथ उठाता तो वहां छत तक उसका हाथ पहुंच जाता। इतनी बढ़िया हुई उसकी तो। अब बताओ जी, ऐसा क्या जादू हो गया? पूरे देश में काम नहीं, पूरा देश ठप, हरेक का घर बर्बाद, हरेक के घर में दिक्कत, और ये आदमी अच्छा और ऊपर और ऊपर। ऐसा क्या काम कर रहे थे भाई? ऐसा अगर कोई जादू है हमें भी बता दो भाई। 66,000 का 14 लाख करने वाला जो जादू है हमें भी बता दो, हम भी थोड़ा सा कर लिया करेंगे। असली जादू क्या था? जादू था कि दिल्ली में उनका दोस्त रहता था,
और उनका दोस्त, ये जिसे कहते हैं ना लोक कल्याण मार्ग, जिसको आजकल कहते हैं अडानी कल्याण मार्ग है ये, उसमें रहता था उनका दोस्त। और दोस्त की ऐसी मेहरबानी थी कि अडानी जी जिस चीज के ऊपर उंगली रख दे वो उनकी हो जाती थी। अडानी ने कहा बंबई का एयरपोर्ट, जो चीजें खरीदनी थी, जिस चीज पे अडानी ने हाथ रख दिया, जो बंदरगाह पे हाथ रख दिया वो अडानी का, जो बिजली की कंपनी पे हाथ रख दिया वो अडानी का, और तो और जो मुंबई का एयरपोर्ट एक दूसरे बंदे के नाम था, एक दूसरी कंपनी का था। अडानी ने कहा एयरपोर्ट तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये तो मेरे पास हो जाए तो कितना अच्छा होगा। उसने कहा भाई मेरा है, आप ही सोचो मैं किसी के घर जाऊं, कहूंगी तुम्हारी कोठी तो बहुत अच्छी है, मेरे को दे दो। दूसरा कहेगा ना भाई साहब नमस्ते, आपको नहीं देनी। तो अडानी ने कहा एयरपोर्ट तो बहुत अच्छा है, मेरे को दे दो। तो उसने कहा ना जी, बेचने का कोई मूड नहीं है, आप अपने घर में रहो, मैं अपने घर में हूं। तो फिर क्या हुआ, वो जो कि मुंबई एयरपोर्ट का मालिक था, उस पे सरकार ने छापा डलवाया, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, रेड हुई उसके घर पे। फिर उसको फोन गया, भैया या तो अपना एयरपोर्ट बेच दो, नहीं तो देख लो फिर क्या होगा तुम्हारे साथ। उसने 1 महीने में अपना एयरपोर्ट बेच के अडानी जी के हाथ में कर दिया। ये हुआ इस देश में, तब 66,000 करोड़ से 14 लाख करोड़ तक पहुंचे। अब ये बात जब पता लग जाए देश की जनता को, तो क्या कहेगी जनता? जनता कान पकड़ के नीचे उतार देगी। जो जनता बड़े बड़े सिंहासन पे बैठाती है, जो बड़े से बड़े सिंहासन पे बैठाती है, वो कान पकड़ के नीचे भी उतारना जानती है। लेकिन अगर देश की जनता को ये पता लग गया तब तो गड़बड़ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करो, हिंदू मुसलमान खिलवा दो, उसके बाद कोई पता नहीं लगेगा। घर में आग लगा दो, आप भूल जाओगे क्या हुआ था, बाकी सब जगह दौड़ोगे वहां पे। और आज वो लोग इस सम्मेलन में आए हैं। इस सम्मेलन में कांग्रेस के लोग नहीं हैं। सच बात यह है कि इस सम्मेलन में इतने लोग आए हैं जिन्होंने जिंदगी भर कांग्रेस के खिलाफ काम किया है। मैं उनमें से एक हूं। हमारे बीच कॉमरेड दिलीप सिंह थे जो चले गए बुजुर्ग, वो इमरजेंसी में 19 महीना जेल काट के आए। इंदिरा गांधी ने उनको जेल में डाल दिया था। उन्होंने कहा लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ूंगा, इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया। वो आदमी जो 19 महीने कांग्रेस के राज में जेल काट के आया, वो आदमी आज मंच के ऊपर आके कह रहा है कि वो जो हुआ था वो तो कुछ भी नहीं था, इससे ज्यादा बड़ा जुल्म इस देश पे आज हो रहा है। आज और कुछ मत देखो, आज आप साथ दो, जो आज देश बचाने की कोशिश करेगा उसका साथ दो। यहां पे कांग्रेस के लोग नहीं हैं, यहां पे आम आदमी पार्टी के लोग नहीं हैं। हम में से ज्यादा लोग तो आम आदमी पार्टी से अलग होके, दुखी होके, विरोध करके आए। लेकिन जब घर में आग लगी होती है तो आपको सिर्फ 2 तरह के लोग दिखाई देते हैं। एक वो जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहा हो, आपको दिखता है ये दुश्मन है। और दूसरा वो जो पानी की बाल्टी लेके आया हो। और जब घर में आग लगी होती है तब ये नहीं देखा जाता कि जो पानी की बाल्टी लेके आया है उससे 6 महीने से मेरी बोलचाल नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आज पानी की बाल्टी लेके आया है तो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा साथी है। उस वक्त यह नहीं देखा जाता कि पानी की बाल्टी का रंग लाल है, नीला है, पीला है, कुछ नहीं देखा जाता। भाई घर में आग लगी है, तू पानी लेके आया है, तू मेरे लिए देवता समान है, आजा हम मिलके करेंगे। आज इस देश में वही संकट है। आज हम सबको मिलके इकट्ठे होना है। ये दिल्ली शहर बीजेपी को अपना गढ़ की तरह दिखाया जाता है, क्योंकि इस शहर में ये भोंपू वालों का ज्यादा असर हो गया है।
ये टीवी और इन सब का बहुत असर हो गया है। यहां पे मोदी भक्तों की संख्या भी काफी हो गई है, लेकिन बीजेपी की असली जीत का वजह यह नहीं है। बीजेपी की असली जीत का कारण यह नहीं है कि दिल्ली में इतने मोदी भक्त हैं कि बीजेपी चुनाव जीती जाएगी ना। बीजेपी दिल्ली में बार बार जीतती है लोकसभा चुनाव में, उसका कारण यह नहीं है कि दिल्ली के लोगों की स्थिति कोई बहुत अच्छी हो गई है। जाके घरों में देख लो, कोई अच्छी नहीं हुई। वजह सिर्फ यह है कि हम आप जैसे लोग जो सच्चाई जानते हैं, जो जानते हैं कि क्या हालत खराब है, हम बंटे हुए रहते हैं, हम चुप रहते हैं, हम बोलते नहीं हैं, हम विरोध नहीं करते, हम अपनी आवाज नहीं उठाते। हमारी चुप्पी की वजह से इनका झूठ चलता है। और आज इस कमरे से हम ये संकल्प लेके निकलें कि हम इनके झूठ को चुनौती देंगे। जैसे ही कोई कहेगा कि देश इतना अच्छा हुआ है, उससे पूछेंगे भाई तेरे घर का क्या हुआ और मेरे घर का क्या हुआ, जरा ये देख ले। जैसे ही कोई कहेगा आज देश की युवा शक्ति कहां पहुंच गई है, कहना भाई एक मिनट जरा रुकना, तेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, हमारी बेटी इतनी पढ़ी थी उसको क्या मिला, कितने की नौकरी कर रहा है। बस इतना सवाल पूछ लेना। कहेंगे मातृशक्ति के लिए हमने ये कर दिया, पलट के पूछ लेना कि जी महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है कि नहीं, पहले से कम हुई है कि ज्यादा हुई है। ये सब सवाल पूछने होंगे। हमें सच सबके सामने लाना होगा। और एक बात आखिर में कहना चाहता हूं, चुनाव का समय, राजनीति में हर तरह के लोग आते हैं। कोई आता है, लोग समझते हैं अच्छा अपने लिए कुछ मांगने आया होगा, अच्छा कैंडिडेट इसका कोई यार दोस्त होगा, इसका रिश्तेदार होगा, इनकी कोई जान पहचान होगी, इनकी कोई पार्टी होगी। उसकी आवाज सुनी जाती है, लेकिन लोगों को लगता है कि भाई उसकी आवाज के अंदर कोई ना कोई दिक्कत है। लेकिन जब कोई व्यक्ति जाके ये बोलता है कि जी मेरा कोई लेना देना नहीं है कैंडिडेट से, मेरे को इस पार्टी से कोई खास अपना फायदा नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि मुझे देश का फायदा लगता है। आप याद रखिए, दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी फैली थी तो कैसे फैली थी? साधारण लोग घर घर जाके बोलते थे कि जी मैं तो इस पार्टी को जानता भी नहीं हूं, लेकिन देश को ऐसी चीज की जरूरत है, आप आइए हम मिलकर काम करेंगे। जब कोई अपने बिना फायदे के, अपनी गर्ज के बिना सच्चाई की बात लोगों के सामने रखता है तो लोग सुनते हैं। जब लोगों को लगे कि इसकी कोई अपनी गरज नहीं है, ये तो सिर्फ इसलिए आए हैं कि देश बचाने के लिए, समाज बचाने के लिए आए हैं, तो लोग वो बात सुनते हैं। वो ताकत हमारे पास है। किसी भी समाज में साधु की एक अलग ताकत होती है, राजा की ताकत अलग होती है। राजा के पीछे खूब भीड़ है, राजा के पास पैसा है, लेकिन साधु की आवाज में दम होता है, क्योंकि लोग कहते हैं साधु है, बोल रहा है, जरूर सच ही बोल रहा होगा। आज हमारी ये ताकत है, इस ताकत को लेके हम आगे बढ़ेंगे, सच्चाई को जनता के सामने लेके आएंगे और इस देश को बचाने के लिए काम करेंगे, ताकि आगे 20 साल बाद, 50 साल बाद ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा पोता कोई हमसे पूछे और हमें अपने जूते की तरफ देखना पड़े। हम सर उठा के कह सकें, बेटा जब इस देश में जरूरत थी, जब इस देश पे खतरा था, जब इस देश को लूटने की कोशिश हो रही थी, तब तेरी नानी, तेरी ताई, तेरा चाचा, तेरा दादा वहां पे खड़ा था, लड़ रहा था। ये बात हम हिम्मत से कह सकें, इसके लिए आज हमें काम करना होगा। दिल्ली में
जिस तरह की लूट मची है, उसकी सच्चाई हमें रखनी होगी। अभी दिल्ली में G20 हुआ, कितना खर्चा हुआ? G20, ये जो मीटिंग दिल्ली में हुई ना, बड़ा सा तमाशा हुआ, 3 दिन की छुट्टी हो गई, सब गरीबों को ढक दिया। ये कहते हैं देश इतना ऊंचा बढ़ गया। अरे तुम्हें देश वालों से तो शर्म आती है? आप बताइए, मेरे घर में कोई मेहमान आए और मैं अपनी मां को कमरे में बंद कर दूं कि तू बाहर मत आइयो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसका मतलब मेरे को अपने परिवार में मान है कि अपने परिवार से शर्म आती है? जो सरकार विदेशी मेहमान आ रहे हैं, इसलिए हमारे देश की जनता को और कमेरे वर्ग को, जिनके सहारे दिल्ली शहर चलता है, उसको आप हरे पर्दे के अंदर ढक देते हो। इसका मतलब आपको इस देश में गर्व नहीं है, आपको इस देश में रह के शर्म आती है। और कितना पैसा खर्च हुआ है? 4100 करोड़ रुपया, 4100 करोड़ रुपया। मतलब अगर 1-1 लाख दे देते, 1-1 लाख दिल्ली के परिवारों में बांट देते, तो दिल्ली के 4 लाख परिवारों का घर अच्छा हो जाता। 4 लाख परिवार, सबके थोड़ा छप ठीक हो जाता, दीवार ठीक हो जाती, थोड़ा घर कमरा ठीक हो जाता उनका। एक मीटिंग के लिए, सिर्फ एक ड्रामे और तमाशे के लिए कि प्रधानमंत्री जी का एक तरह से गुणगान हो, उसके लिए इतना पैसा खर्च कर दिया। उसके बाद परसों अपने बर्थडे पे, प्रधानमंत्री जी का बर्थडे था, द्वारका के अंदर एक एग्जीबिशन हॉल का इनॉग्रेशन करके आए हैं। उसका कितना खर्चा? 2700 करोड़ रुपया, 2700 करोड़ रुपया। ये 2 चीजें आप ना करते अपने शानो शौकत के लिए, तो दिल्ली में, दिल्ली का देख लीजिए, कोई 7 लाख घर दिल्ली के अंदर बेहतर बन जाते अगर ये तमाशा ना करते। तो ये सब सच और इस तरह के सच दिल्ली की जनता के सामने लाने हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि हमारी बहनें जाके जब ये बातें बताएंगी कि मोदी जी ने तो अपने बर्थडे पे इतना पैसा खर्च करवा दिया जिससे 6-7 लाख घर इस दिल्ली के अच्छे हो सकते थे, तो समझ आएगा। क्योंकि 4000 करोड़ रुपया बोल दो, कुछ समझ ही नहीं आता भाई कितना पैसा है ना? इतना पैसा इन्होंने खर्च किया है। ये और इस तरह का पूरा सच हम दिल्ली की जनता के सामने लेके जाएंगे। दिल्ली की जनता सिर्फ ग्रेटर कैलाश में नहीं रहती, कनॉट प्लेस में नहीं रहती, जोरबाग में नहीं रहती। दिल्ली की जनता गांव में रहती है, बस्ती में रहती है, झुग्गी में रहती है, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में रहती है। दिल्ली की 70% 80% जनता वहां रहती है। और आज यहां उसकी आवाज हमें दिख रही है, उसकी आवाज सुन रही है। वो आवाज उठाएंगे, सच को सामने लाएंगे, लड़ेंगे और तो जरा मजे से जोर से कहिए, लड़ेंगे, जोर से। महिलाओं की तरफ से जोर से आवाज आएगी तो मुझे विश्वास हो जाएगा हम जीतेंगे। बच्चे भी बोलेंगे सारे, हैं जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। इंकलाब, इंकलाब। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।